हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। और ये वीडियो मैं लेके आया बिकॉज आगे जाकर के बहुत सी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम मई में जो है होने वाला है। So it is very important to evaluate your performance with the help of expected multiple choice questions, because जो previous year questions होते हैं वो तो हम कितनी बार करके हमें याद हो जाते हैं उसके आंसर्स, बट expected MCQs are something which should be done because इससे हमको हमारी performance पता चलती है. So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, and in that website you will find various quizzes which we used to upload on daily basis, as well as you will find various PDFs also in the learning tab section, and you will find PhD admission notifications in the PhD and research section of the website. Along with that, this is the होम पेज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस, और इसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चाहिए, आप कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो और कॉन्सेप्ट जानने भी चाहिए बिकॉज आगे जाकर के क्वेश्चंस कहीं भी से भी बन सकते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में आप देखोगे रिसर्च एप्टीट्यूड के, स्टैटिस्टिक्स के, पीएचडी, एमफिल, रिसर्च पेपर्स रिलेटेड बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे important videos which can be your query as well. जो आपकी क्वेरी भी हो सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार, और देख करके आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस. सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन टेलीग्राम. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. प्रैक्टिस करने वाले हैं हम. हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से सुनना है और चैट सेक्शन में आंसर देना है. और अगर आप सपोज ऑफलाइन सुन रहे हैं, मतलब प्रीमियर के बाद अगर आप सुन रहे हैं, तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताएं. मैं हिंदी में बता देता हूँ. रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पीजी ग्रेजुएट्स एंड 10+2 स्टूडेंट्स. एक रिसर्चर ने अपनी पॉपुलेशन को पीजी ग्रेजुएट्स और 10+2 स्टूडेंट्स में बाइफर्केट किया है, बांट दिया है. एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच. और इनमें से कुछ ना कुछ को उसने उठाया है अलग अलग जो है. एक सपोज यहाँ पे उसने बना दिया पीजी का, एक यहाँ बना दिया ग्रेजुएट का, एक यहाँ पर बना दिया 10+2 का, और इससे उसने रैंडमली जो है उठाए हैं यू कैन से digits. So this is technically called stratified sampling, stratified random sampling, representative sampling, and none of the above. None of these. क्वेश्चन आपके सामने है और आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका. बहुत इजी है क्योंकि ये रैंडम उठा रहा है, तो दिस आंसर शुड बी रिलेटेड टू रैंडम. तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. अगर आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, इनकम, एजुकेशन लेवल, तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. और जहाँ पे ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ द चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, तो ये भी आपका जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है. आप स्टार्टा बना देते हो अलग अलग, जैसे मैंने पहले बनाए थे, और उसमें से रैंडमली आप उठाते हो, और जो है रैंडमली जब आप उठा रहे हो तो उसको आप कह सकते हो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. और ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है. Next question. A researcher divides his population into certain groups and fixes the same of the sample from each group. है ना, उसने पॉपुलेशन को डिवाइड किया और एक फिक्स कर दिया है कितने ही लोगों को मेरे को उठाना है, 10%, 5%, 15%, जो भी है. उसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रेटिफाइड, कोटा, क्लस्टर, या ऑल ऑफ द अबव? कोटा सैम्पलिंग विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम सब जानते हैं रेलवेज में भी होता है, लेडीज़ कोटा होता है. और ये कोटा जो बना दिए जाते हैं, ये फिक्स कर दिए जाते हैं कि 6 सीटें 8 सीटें जो है ये लेडीज़ के लिए एलोकेटेड है. तो जब आप सर्टेन ग्रुप्स में बांट रहे हो और प्री प्लान्ड है उसका साइज ऑफ सैम्पल, कितने लोगों को उठाना है, इतने लोगों को हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर इज कंसीडर्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एंड कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी, कोटा सैम्पलिंग. फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड है? फील्ड में जाना, फील्ड में काम करना. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रियल लाइफ सिचुएशंस, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस, लेबोरेटरी सिचुएशंस, या नन ऑफ द अबव.
ओके, द करेक्ट आंसर इज रियल लाइफ सिचुएशंस। हम फील्ड में जाते हैं तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करते हैं, हम चीज़ों को खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं और फिर जो है हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। तो फील्ड स्टडीज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, हम फील्ड में जा कर के रियल टाइम चीज़ें करते हैं। वी यूज टू गेट वेरियस रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल बाय डूइंग द स्टडी इन टू अ फील्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी द रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, attributes of objects, events or things which can be measured is called qualitative measures, data, variable या none of the above। इसको मेजर कर सकते हैं, सिंपल सा है, ये एक बहुत सिंपल आंसर है। इसको मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? वेरिएबल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वालिटेटिव तो मेजर ही नहीं किया जा सकता। डाटा इज नॉट द सुटेबल वर्ड। तो एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल, है ना, क्योंकि हम वेरिएबल वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, साइंटिफिक नॉलेज किससे रिलेटेड है? अथॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट और ग्रेट मैन, सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक नॉलेज किस चीज़ से रिलेटेड है? सिंपल ऑड वन आउट है यहाँ पे। साइंटिफिक नॉलेज जो है ये फोर्थ से रिलेटेड है, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे हम जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ना, अपने साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड यूज़ करके हम रियल लाइफ एक्सपोजर्स लेते हैं एंड वी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल। सो लैब्स वगैरह में जा करके अपनी नॉलेज यूज़ करके हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, फील्ड में जा करके हम रियल लाइफ सिचुएशन से डील करके कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ नया निकालते हैं। तो ये आप कह सकते हो जो है लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट विल द करेक्ट आंसर। रिलीजियस स्क्रप्चर्स, ये सब चीज़ें तो साफ साफ नज़र आ रहा है, ऑड वन आउट है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइंटिफिक नॉलेज एट ऑल। जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स on the basis of a sample is technically known as, very easy question, characteristics of a sample is determined by, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो आप, statistical inference of external validity of the research, data analysis and interpretation, parameter, inference या all of the above। सिंपल मैंने कर दिया क्वेश्चन आपको। जनरलाइज कंक्लूजन द बेसिस ऑफ सैम्पल, सैम्पल के बेसिस जब हम जनरलाइज करते हो कंक्लूजन को, आप कंक्लूड करते हो, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। तो इससे हमें जो है आंसर इसका पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher selects only 10 members as a sample from the total population of 5,000 and consider it good because सिर्फ 5,000 में से 10 members आपने चूज़ किए हैं, उसको अच्छा कहा जा रहा है। क्यों? He was a good researcher, he has guided by his supervisor, the population was homogeneous in all of the above। सिर्फ 10 मेंबर्स आपने चूज़ किए हैं आउट ऑफ 5,000। वैसे तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने से वी यूज़ टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, और हमारा सैम्पलिंग एरर भी कम हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 3, द पॉपुलेशन वाज होमोजीनियस। अब आइडेंटिकल हैं सारे के सारे पॉपुलेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो आप 1 लो चाहे 10 लो चाहे 1,000 लो, इट विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज इट इज इट क्लियर? अच्छी तरीके से वो सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट करेगी, पॉपुलेशन को सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, चाहे 10 लो चाहे 1,000 लो आप। तो जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो आप 10 मेंबर भी लोगे तो भी चलेगा, वो अच्छा कहलाएगा। ठीक है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज, एंटागोनिस्टिक मतलब होता है ऑपोजिट। एक्सपेरिमेंटल, नॉर्मेटिव, लाइब्रेरी या ऑल ऑफ द अबव?
एक्सपोज फैक्टो से ऑपोजिट क्या है? एक्सपोज फैक्टो इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल। जब आप कह सकते हो, इसका आंसर ही बता दिया मैंने, जब मैनिपुलेशन आप नहीं करते हो, जब आप यू कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मैनिपुलेशन की जहाँ कमी होती है तब एक्सपोज फैक्टो आता है, और एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन किया जाता है इंडिपेंडेंट को, उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट पे देखते हैं। तो यही जो है इसका ऑपोजिट होता है, एक्सपोज्ड फैक्टो का ऑपोजिट होता है एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज एक कमी एक्सपोज फैक्टो में होती है, दैट इज यू कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल, वेयर इज इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यू कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नॉर्मेटिव वगैरह के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस में मैनिपुलेट नहीं होते हैं? एक तो आपको पता है एक्सपोज फैक्टो रिसर्च जो है इसका सही आंसर है ही है, साथ में नॉर्मेटिव रिसर्च भी आप मैनिपुलेट नहीं करते। नॉर्मेटिव रिसर्च एक नया कॉन्सेप्ट है, आज हम सीखेंगे। नॉर्मेटिव रिसर्च मतलब होता है कि आप डाटा कलेक्ट करते हो सर्वे के द्वारा, और जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ये होता है नॉर्मेटिव रिसर्च, जो कि आपको पता होना चाहिए। यू जस्ट कलेक्ट द डाटा विद द हेल्प ऑफ अ सर्वे एंड देन एनालाइज इट। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट नीड ऑफ मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपोज फैक्टो तो आपको पता है कि एक्सपोज फैक्टो में जो है आपको रिजल्ट ऑलरेडी उसका पता होता है, और पीछे जा करके यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देते हैं ना कि लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने क्या किया, रिसर्च किया, तो हमको पता चला कि उन्होंने ख़राब खाना खा लिया था, तो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ अब ऑलरेडी हो चुकी है। दैट इज़ वाई एक्सपोज फैक्टो एंड नॉर्मेटिव विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ टीचर एनकाउंटर्स वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ही शुड, बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की अपने, एक टीचर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, देन इन दैट केस व्हाट ही और शी ही शुड डू। जॉब रिज़ाइन कर दे, प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, अवॉइड करे सिचुएशंस को, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को, या टेक द हेल्प ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत नेचुरल सा आंसर है, कॉमन सेंस से आ जाएगा। इसका आंसर मैंने शायद मार्क नहीं किया है, ओके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेड कलर से मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आप फाइंड आउट करो अपने प्रॉब्लम्स, और उस पर रिसर्च करो एंड जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशंस एज वेल। सो देर इज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपको भागने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना पड़ेगा बाय डूइंग एन एडिक्वेट रिसर्च। So this was the complete video on 10 multiple choice questions, expected multiple choice questions, और I hope आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब लाता रहूँगा, बिकॉज आगे बहुत से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको नेट जेआरएफ भी आने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आपको अपनी असेसमेंट अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।